का सिलेबस। फर्क क्या है? जीरो फर्क, कोई फर्क नहीं है ना। इसको थोड़ा बेटर तरीके से एक जगह पे समझाया गया है, समझते हैं, ठीक। और इस बार कितने क्वेश्चन किससे आए वो भी देख लेते हैं और किस नेचर के क्वेश्चन आए वो देख लेते हैं। ये दोनों ही पेपर 1 पेपर 2 में आपको सॉल्व भी कराऊंगी एक अलग से सेशन में, ठीक है। यूट्यूब पर भी हम लोग काम करेंगे। ये जो सेशन है आपका ये ऐप पर भी चल रहा है, यानी करियरविल ऐप पर भी लाइव है और यहाँ पर भी यानी यूट्यूब पर भी। तो जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं वो लोग के जो कमेंट्स हैं वो मैं थोड़ी देर बाद देखूंगी, क्योंकि अभी आज का जो ये सेशन है वो आपका दोनों जगह चल रहा है। देखिएगा 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास आता है, जिसकी वेटेज है 15 नंबर की, ठीक। इस बार क्या रहा वो देख लेते हैं थोड़ा सा, कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए, क्या परिवर्तन हुआ है कुछ, या फिर चीजें बिल्कुल सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, बताइएगा। अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें जो कि एक सेक्शन है, ठीक। 3 सेक्शन है टोटल 30 नंबर के, ऐसा नहीं 10-10 नंबर के नहीं है, ये 3 सेक्शंस हैं 30 मार्क्स जो आपके कवर करते हैं, ठीक है, देख पा रहे हो होपफुली। चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस जो है इस बार वो 16 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पियाजे और वाइगोस्की से ही इन 16 में से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग से 2 क्वेश्चन है, बाकी जो 4-4 क्वेश्चन है वो पियाजे और वाइगोस्की से हैं। तो 8 क्वेश्चन तो इन 16 में से हाफ जो वेटेज है वो तो पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग की थियरी की ही हो गई है। एक और थियरी आती है जो हार्वर्ड गार्डनर का एक क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कोई थियरी खास इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे बाकी के 8 में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे 3 क्वेश्चन है आपके डेवलपमेंट पे, के फिजिकल डेवलपमेंट रेट कहाँ कम होगा कहाँ ज्यादा होगा, उसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे एक क्वेश्चन, जेंडर पे एक क्वेश्चन, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण पे एक क्वेश्चन, है ना। तो ये 8-8 सेक्शन बांट दिया। ये पियाजे, मैं लिख देती हूँ, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इन 3 को मिला के ही 8 नंबर है। तो अब आप समझ रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट थियरीज हैं। तो बाल विकास का जो सेक्शन है जिसमें बच्चे का विकास कैसे होता है, वो बड़ा कैसे होता है, कैसे उसका सामाजिक विकास, उसका जो शारीरिक विकास है, उसके जेंडर को लेकर के कॉन्सेप्ट, उसका कैसे वो सोशलाइजेशन, उसका सामाजिकरण कैसे होता है, पियाजे क्या कहते हैं, वाइगोस्की क्या कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ आ जाती हैं। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ 14-15 ही टॉपिक हैं और उतने ही क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिल जाते हैं, ठीक। इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन दूसरा टॉपिक है। इसकी वेटेज अगर आप पेपर में देखेंगे ना, अगर सिलेबस में देखेंगे तो 15 नंबर की है और कम से कम भी क्वेश्चन इससे 16 आए हुए हैं, यानी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही है। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो इसी पे आधारित है। अगर आपने ये वाला सेक्शन अच्छे से कर लिया 15 नंबर का, तो कम से कम भी 20 नंबर आप ले आएंगे, क्योंकि बाकी के 4-5 क्वेश्चन होंगे जो इसी पे आधारित है, लेकिन वो इस सेक्शन में चले जाते हैं, मैं अभी बताऊंगी। इंक्लूसिव एजुकेशन की जो वेटेज है वो है 5 नंबर की, ठीक। कितनी है? 5 नंबर की। और इस बार आया कितना है? आई थिंक 6 नंबर, 6 क्वेश्चंस जो है आपके इससे आए हुए हैं। 6 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिसमें स्पेशल नीड वाले बच्चे जो है वो होंगे। तो ये 6 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी का ये थर्ड टॉपिक है जो 10 नंबर की वेटेज रखता है सिलेबस के अनुसार, लेकिन इससे क्वेश्चन कितने आए हुए हैं? 6, ठीक। क्योंकि जो बाकी क्वेश्चंस भी हैं वो उस साइड ही चले जाते हैं अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया है तो, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है कि हम इस चीज को समझ के रखें। कितने? 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस या 8 मार्क्स, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता ही है, ठीक। वैसे ही 10 नंबर की है वेटेज, लेकिन क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे इस बार के पेपर में 8 क्वेश्चन के करीब है। लगभग जितनी वेटेज जिस टॉपिक को दी है उतने ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस हिसाब से। इंक्लूसिव एजुकेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। पेडागोजी, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन। कई लोग सिर्फ डिसेबिलिटी को, कि डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया ये रट लिया और समझ लिया भैया इंक्लूसिव एजुकेशन है ये, वो 1 नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ डिस्ग्राफिया पे। बाकी इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत कुछ आता है, ठीक है। CWSN चिल्ड्रन हो गए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वो तरह तरह के होते हैं। पेडागोजी की अगर हम बात कर रहे हैं, लर्निंग एंड पेडागोजी, लर्निंग एंड पेडागोजी इसका नाम है बेसिकली, कि सीखते कैसे हैं, गलतियां कैसे करते हैं बच्चे, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस क्या होते हैं, मोटिवेशन क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एरर्स क्या करते हैं बच्चे, गलतियां क्या करते हैं, ये सारी चीजें पेडागोजी वाले सेक्शन में आ जाती हैं, जो 10 नंबर की वेटेज रखता है। तो टोटल कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं 30 मार्क्स में से 16 क्वेश्चन है बाल विकास, जिसमें से 8 क्वेश्चन है पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग के, उनमें से भी 4 क्वेश्चन है पियाजे और वाइगोस्की से। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें 6 क्वेश्चन, पेडागोजी जो है वो 8 नंबर की है। ये 6 क्वेश्चन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है जो चला जाता है अगेन चाइल्ड डेवलपमेंट में। खैर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें, जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। कल भी कई लोग पूछ रहे थे, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं पढ़ाती हूँ अभी के लिए, ऑनलाइन सिर्फ करियरविल ऐप पे या फिर YouTube पे आपके साथ जुड़ती हूँ। इसके अलावा आप कहीं भी कोई भी कोर्स ना लें, है ना। आई थिंक 1000 और 1200 में दोनों पेपर 1 पेपर 2 इस तरह का आपका फी प्राइस है। एक बार आप करियरविल पे जाके ये जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड करेंगे और
एक्सपीरियंस टीचर्स हैं सारे अलग अलग, जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते आए हैं, पढ़ा रहे हैं। और अगर आप सीटेट की बात करेंगे तो सीटेट में जो सबसे ज्यादा स्कोर है 143, 141, 140 हर साल, अगर आप देखें, ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, भूल जाइए बैच को, वैसे भी आप लोग अगर सिर्फ देखेंगे, आप इतने इंटरव्यूज देख सकते हैं चैनल पे। कहने को आजकल हर व्यक्ति यही कहता है कि हम बेस्ट करते हैं, और हर किसी को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ जी हम बेस्ट कराते हैं। बट जो हाई स्कोरर्स हैं वो हर बार अगर आप देखें या तो बैच से निकलते हैं या लेट्स रन से जुड़े होते हैं। ये उनका प्यार भी है लेट्स रन को लेकर, इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें, और कुछ इंटरव्यूज आपको कलर पर्सों में भी देखने को मिल जाएंगे, अगर हम बात करें किस चीज की, कुछ क्वेश्चंस की, सिलेबस पे एक बार नजर मारे, है ना। जैसे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू, अब मान लीजिए ये डायरेक्ट प्याजे और वाइगोस्की से नहीं है, बट कंस्ट्रक्टिविज्म पे पूछ लिया, रचनावाद, जिससे वो लोग आते हैं, तो यहाँ पे टीचर की महत्ता ज्यादा बढ़ जाती है इस सब्जेक्ट में। उसका रीजन एक सिंपल है कि आपके लिए सब्जेक्ट एक तो नया होता है, दूसरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी संप्रत्यात्मक समझ नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पढ़ के भी नहीं समझ पाएंगे। प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस प्रैक्टिस, दोनों में से किसी एक से भी काम नहीं चलेगा। अभी ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ सिलेबस पढ़ लिया और बात खत्म हो गई। जो हमारा कोर्स चलेगा है, जिस तरह से हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पूरे सेशन में करियर पे भी, और उसमें क्या रहेगा कि चैप्टर के साथ, मेरा तरीका भी यही है, चैप्टर के साथ आपको जो भी क्वेश्चंस काम के हैं वो भी साथ साथ कराते हुए चलेंगे, और प्रैक्टिस शीट्स और वो सब मिलता ही है, ताकि चीजें क्लियर रहें। 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट आप रख पाए और अचीव भी कर पाए। बहुत बार बहुत सारे लर्नर्स ने किया है पहले। अच्छा, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं, इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन रहे हैं एक सेक्शन में, अगर हम देखें। और जैसे एक क्वेश्चन है कि टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन, ये मैं अलग से कराऊंगी एक सेशन में, है ना। ये क्वेश्चंस मैं आपको अलग से कराऊंगी। पहले एक बार देख लेते हैं, सिलेबस पे नजर मारते हैं। आज एक ओवरव्यू की क्लास है ना। ऐसा नहीं कि बहुत डीप में जाके हम कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि पढ़ें क्या। अगर हम घर से निकलते हैं भैया, गूगल मैप में डाल के निकलता है आजकल हर इंसान, हर समझदार व्यक्ति, जहां की लोकेशन भी मुझे पता होती है, जहां का रास्ता भी पता होता है, वहां भी लगा करके निकलते हो आप। क्यों? क्योंकि समय कितना लगेगा ये तो पता लग जाए कम से कम, किस रास्ते पे जाम है, कौन सा टॉपिक मुश्किल लगेगा, ये सब पता तो लग जाए। तो जाना कहाँ है, इसकी तैयारी हो रही है आज। अदरवाइज हम चैप्टर 1 से शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट। ये हर बार का यही है कि ओरिएंटेशन क्लास जैसा रहता है, जिसमें हम पेपर 2 पेपर 1 दोनों के लिए सेम है सिलेबस। बस इतना सा फर्क होता है कि जो लिखते हैं लोग, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है, अच्छी जगह से पढ़ाई की हुई है ना। इसमें मैं बार बार इस बात पे जोर दे रही हूँ कि अच्छी जगह से पढ़ाई की हुई है, क्योंकि अभी जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति जिसकी समझ बहुत अच्छी डेवलप नहीं हुई है, पेपर सॉल्व नहीं होता ठीक से। स्पेशली सीडीपी का इस बार का पेपर अगर आप उठाएंगे, जो आंसर की भी मैंने सॉल्व कराई थी, पूरे 30 में से 30 क्वेश्चन सही हैं दोनों ही सेक्शंस के, जबकि पेपर थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ था। इजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ था, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, बाल विकास की, 15 नंबर का वेटेज है। और इसमें अगर हम देखें यहाँ पे टॉपिक कितने हैं देख लेते हैं। 3 सेक्शन है टोटल, जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट एक है, इंक्लूसिव एजुकेशन एक है 5 नंबर का, तो 15 + 5 कितने बन गए। सिलेबस को समझना महत्वपूर्ण है अभी के लिए कि अगर हम बात करें यहाँ किस चीज की, 3 सेक्शन कौन से अपने, चाइल्ड डेवलपमेंट सीडी जो 10 नंबर का वेटेज है, बिल्कुल सिलेबस से हटता नहीं है पेपर, सीटेट में फायदा यही है। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा जो 5 नंबर की वेटेज है, यानी दोनों मिलाकर कितने हुए 15। और तीसरा सेक्शन है एक जिसको लर्निंग एंड पेडागोजी कहते हैं, कि पढ़ाते कैसे और लर्निंग का टॉपिक है, ये अपने आप में 10 नंबर का है। तो 10 और 10 ये तो उल्टा पड़ गया हमारे लिए, 15 सॉरी ये पूरा 15 नंबर का है। फिर ये 15 है, हल्का सा कंफ्यूजन है, उम्र हो गई मुझे लगता है। देखिएगा 15 नंबर की ये सीडी है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, 5 नंबर का ये है, और 10 नंबर का लर्निंग एंड पेडागोजी है। तो टोटल मिलाकर के 15 और 5 20 और 10 30, तो ऐसे ही टोटल नंबर बनते हैं। और अभी हमने देखा कि 16 नंबर के क्वेश्चन सीडी से आए हुए हैं, 6 नंबर इंक्लूसिव एजुकेशन और 8 नंबर वहां। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इसमें ये वाली यूनिट है। अगर ये आपकी बहुत अच्छे से हो गई, बाकियों को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन भी आप बहुत हद तक समझ जाते हैं जब आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आती हो, जब आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक आता हो, जब आपको जेंडर का टॉपिक आता हो, जब आपको सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण का टॉपिक आता हो, यानी जब आपको ये पता है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, तो आप अपने आप ये समझ गए कि बच्चे को केंद्र में रखना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात आएगी तो आप सबको साथ लेकर के चलेंगे।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तियों में विभिन्नता होती है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। ये आपको कहां समझ में आना है, यहीं आ जाएगा। जेंडर क्या होता है, यहीं आ जाएगा समझ। सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण, बच्चा बड़ा होता है कैसे समाज के तौर तरीके सीखता है, यही समझ आ जाएगा। तो जब इतने टॉपिक आप यहाँ पढ़ चुके होंगे तो ये बाकी सब तो कॉम्बो एक तरह से क्या कहेंगे उसको, एक एड ऑन है, क्योंकि आपकी समझ जो है ये 15 नंबर बना देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये 15 नंबर है, बाकी के 15 नंबर आप पढ़ेंगे, हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे प्रॉपर। लेकिन ये वाला जिनके 15 नंबर, समय भी सबसे ज्यादा इसी में लगता है। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के मुकाबले अगर देखेंगे, जो लोग हिस्ट्री वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसको छोड़ करके, जो पेपर 2 वाला 60 नंबर का पार्ट है, सबसे ज्यादा समय सीडीपी को पढ़ने में लगता ही है, ठीक है ना। तो ये कहानी है 15 + 5 + 10 की। तो समझते हैं पहले 15 नंबर का ये चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला ही टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। विकास क्या है, इसका अधिगम के साथ संबंध क्या है। अब जो लास्ट में पेडागोजी में अधिगम आना था, वो यहीं पे आप थोड़ा सा समझ जाएंगे कि लर्निंग क्या होती है। विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवांशिकता यानी आपके जेनेटिक्स का क्या प्रभाव पड़ता है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया। एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी, ठीक। पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग, अभी बताया 8 नंबर के आए हैं ये 3 टॉपिक, इस बार भी हर साल आते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा आपको आज तक का जिसमें पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग से टॉपिक ना आता हो और मल्टीपल क्वेश्चंस ना आते हो। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इस पे भी अभी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, अभी दिखाऊंगी आपको। अगर हम चलें इसी की, अगर हम बात करना चाहें, 1 मिनट दे करके हम देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन इससे कैसे पूछा गया है ना। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं कल या परसों में जब भी मुझे थोड़ा समय मिलेगा, मैं आपको दोनों ही सेट प्रॉपरली सॉल्व करके आपके सामने यहाँ यूट्यूब पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और देखिएगा आप कि कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं सीडीपी का या पेपर 2, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो, ठीक है। तो वो जरूरी है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हम बात कर रहे थे किस टॉपिक की, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे आएंगे। कोई तो क्वेश्चन डायरेक्ट इस बार भी पूछा ही हुआ था, पूछा तो जाता ही है, बस घुमा करके कई बार पूछ लेगा। ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, इनको पढ़ के समझने की जरूरत होती है बस। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लास्ट पेडागोजी वाला सेक्शन है वहां से क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश पैटर्न, इसमें बहुत लोग इस बार उलझे थे, जबकि इतना आसान क्वेश्चन है, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल हर बार करते हैं हम लोग, है ना। वो शायद पेपर 2 में है, या तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाला क्वेश्चन जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, ये प्राइमरी और ये डिस्ग्राफिया वाला क्वेश्चन, मतलब इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन पूछने का तरीका, स्पेशली पेपर 2 की लैंग्वेज इस बार थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट थी। लेकिन अगेन सिलेबस सेम है। पेपर 1 में क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रखना है, 6 से 11 वर्ष, क्योंकि प्राइमरी में कक्षा 1 से 5 का बच्चा जो है वो इसी में होगा, और 11 से 16 के बीच के बच्चे को ध्यान में रखना है जब आप पेपर 2 सॉल्व कर रहे होते हैं। हालांकि इसकी जरूरत कभी पड़ती नहीं है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आप उसी तरह से पढ़ते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो ये अप्रोच काम आ जाती है, और आपके सिलेबस में मेंशन भी है। 6 से 11 वर्ष का बच्चा पेपर 1, 11 से 16 पेपर 2, सिलेबस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो पेपर 1 का हो पेपर 2 का हो, वर्ड टू वर्ड सेम है, ठीक है ना। चलिए खैर, और ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन ऐसा सच नहीं करते हैं, कर सकते हैं। एक असर्शन यानी अभिकथन दिया हुआ है, देख लेते हैं, चलो 1 मिनट लगा करके। एक अभिकथन दिया हुआ है, इन क्वेश्चन से बहुत डरते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से, और एक रीजन दिया हुआ है। देखिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है सालों साल से, 2011 में चीजें थोड़ी सी, 2013 के बाद से तो मुझे लगता है कोई विशेष परिवर्तन आया ही नहीं है, तो आज तक सिलेबस चेंज हुआ ही नहीं है, तो अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया इन्होंने, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ। तो अगर हम देखें असर्शन, तो टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स, यानी शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता क्या है कि किसी विद्यार्थी में यह है कि इस कास्ट के, इस जाति के लोग, इस धर्म के लोग, इस तबके के लोग, इस मोहल्ले के लोग, कुछ भी हो सकता है, इस तरह के कपड़े पहनने वाले लोग, इस रंग के लोग, सफेद काला गोरा ये सब भी बहुत चलता है, या किसी को कोई दिक्कत है, इस तरह के लोग खराब होते हैं या कमजोर होते हैं या ये होते हैं या लड़कियां ठीक नहीं होती, कुछ भी आ सकता है इसमें। स्टीरियोटाइप किसी भी एक विशेष वर्ग को लेकर के यदि है, तो टीचर को पूरी मेहनत करनी चाहिए कि धर्म, जाति, संप्रदाय, कौन कैसा दिखता है, बोलता है, क्या लैंग्वेज, क्या उसकी चॉइसेस हैं, इस आधार पे हमें एक स्टीरियोटाइप यानी हमारे दिमाग में एक पहले से ही एक फिक्स पैटर्न नहीं बना लेना चाहिए कि इस जाति का व्यक्ति है, इस तरह की शक्ल है तो ये ऐसा ही होगा, खराब ही होगा, इस तरह के कपड़े पहनता है तो खराब ही होगा। तो ये क्या हुआ, या कोई लड़की फटी हुई जींस पहन के जा रही है तो हम कह रहे हैं यार ये खराब कैरेक्टर होगा, तो
तो ये क्या एक तरह का स्टीरियोटाइप है। तो स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए टीचर्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कई टीचर हालांकि प्रमोट करते मिल जाएंगे बट खतरनाक टीचर है, वो सही मायने में टीचर नहीं कहेंगे उनको। कई बार अनकॉन्शियसली भी व्यक्ति कर देता है, सबकॉन्शियसली कि उसको पता ही नहीं होता। तो ये बात एकदम सही है कि ब्रेक करने की कड़ी मेहनत टीचर्स को करनी चाहिए, तभी तो हम सब साथ में मिलकर के रह पाएंगे। भाई पॉलिटिशियन थोड़ी है टीचर, करना तो खैर उनको भी एक ही चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पे अगर टीचर्स भी यही करने लग जाएंगे, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस अलग हो सकती है। हो सकता है आप किसी धर्म को, किसी जाति को मानते हो, हालांकि न्यूट्रल होना चाहिए, बट मानते हो, मान लिया। लेकिन आप क्लासरूम में बच्चों के साथ इस चीज को, अपने बायस को नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते कि हाँ मुझे भी ये जाति पसंद है, तुम्हें भी ये पसंद है, चलो अब बाकी लोग खराब हो गए। ये नहीं करना है। एज अ टीचर आपको सेंसिटिव रहना है। ये बात तो सही है, आपको भरपूर मेहनत करनी है कि स्टीरियोटाइप को, एक रूढ़िबद्धता को, जो दिमाग में एक तरह का विचार बन गया है कि लड़के ये नहीं कर सकते, किसी भी आधार पे स्टीरियोटाइप बन सकता है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, जेंडर के आधार पे हो, समाज के आधार पे हो, कोई भी आधार हो सकता है। तो ये बात सही है। इसका रीजन क्या दिया है? अ की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। यानी इसका कारण क्या दिया है, क्यों करनी चाहिए भाई रूढ़िबद्धता को तोड़ने का जो भरसक प्रयास है टीचर्स को, क्यों करना चाहिए? रीजन दिया, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ रट्टे लगाना नहीं है। अभी हमने जो इतनी बातें की, क्या सिर्फ हम उसमें रट्टे की बातें कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ सिलेबस पे अटके पड़े हैं? नहीं, रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ रहे हैं। तो या आपको सोचने पे मजबूर कर रही हैं वो बातें, है ना? तो अगर हम देखें तो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य, यानी वन ऑफ द अब की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, is to enable students to engage in critical self reflection, कि आप समालोचनात्मक रूप से खुद को भी क्वेश्चन करके देख पाएं। हर चीज जो भी आपके सामने आ रही है, जस्ट आप मान नहीं ले रहे हैं, है ना? आप एक क्वेश्चन लगाते हैं उस पे, उसको हर एक पक्ष में देखते हैं, क्या क्या उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, परिपेक्ष हो सकते हैं, किस किस नजर से कौन सा चश्मा लगा करके उसको देखा जा सकता है ना? जैसा चश्मा लगाते हैं वैसा रंग दिखता है। तो अलग अलग परिपेक्ष में, अलग अलग एंगल से कैसे देखा जा सकता है किसी चीज को, इस बात को भी हमें बच्चे में इनकलकेट करना है कि उसकी सोच भी जागृत हो सके। तो इसलिए स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चा सेल्फ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन भी कर सके, प्रकाश डाल के देखे कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है, क्या मेरा ये बिलीफ सही है। हर चीज पे एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक? और तब जाकर के एक एनालिसिस के बाद एक कंक्लूजन तक पहुंचे। बात एकदम सही है भाई। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि एजुकेशन का एक की मोटिव ये भी है कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन आए बच्चे में, वो अपनी तरफ झांक करके देखे, सिर्फ दूसरों में कमियां ना निकाले। तो ये बात सही होगी, दोनों बातें सही है। और दोनों, both A and R is true, but R is not the correct explanation of A. जो R है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिल्कुल गलत। मैं तो आपको चेक कर रही थी, ऐसे तो कहते हैं पुराने टीचर्स, चेक कर रहे थे हम तो तुम्हें पता है कि नहीं पता, है ना? आंसर क्या सही होगा इसका? डी, कि both A and R are true and R is the correct explanation of A, कि A और R दोनों सही हैं और R जो है वो A की सही व्याख्या करता है। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि जो आर है वो भी सही हो, ए भी सही हो, बट ए कुछ और गा रहा हो, आर कुछ और गा रहा हो। वो ए कैसा है? ए सही है अपनी जगह। मम्मी ने पूछा बेटा पानी पियोगे? आपने कहा मम्मी वो बहुत, क्या कहें, मम्मी मेरा दिल टूट गया। मम्मी कह रही बेटा पानी पियोगे? आपने कहा मम्मी दिल टूट गया, बहुत बुरी लड़की थी, बेवफा निकली। मम्मी कह रही बेटा पानी पीने का पूछ रही हूँ, पेपर का क्या हुआ आज? तो दोनों अपनी अपनी जगह सही बातें कर रहे हैं, बट मैच नहीं हो पा रही बात। जो अजर्शन था, जो स्टेटमेंट था मम्मी का, वो आपका रीजन मैच नहीं हो पा रहा उससे, है ना? तो कुछ का कुछ ही चल रहा है। तो वो वैसा हो जाता है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन वो एक ही सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक ही सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होती? मम्मी ने पूछा पानी पियोगे? आप कहते हैं हाँ पी लूंगा मम्मी, या नहीं पीऊंगी, व्हाटएवर, है ना? लेकिन आप कहीं और ही चले गए, तो आपने सही रीजन नहीं दिया उस स्टेटमेंट का जो मम्मी ने पूछा था। कूटेंगी मम्मी, एग्जैक्टली। तो ये क्या हुआ? ऐसी हंसी मजाक में पढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या हुआ? दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ आपका रीजन सही नहीं है, अब आपकी कुटाई होने वाली है, ठीक है ना? तो बस उसमें उतना ही हो जाता है कि ए और आर दोनों सही है, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, जबकि यहाँ पे दोनों चीजें जो है सही है। रीजन भी सही है कि एजुकेशन का एक मोटिव है, ठीक है? चलिए खैर, तो बढ़िया से समझेंगे। समय लगता है इन कॉन्सेप्ट्स को पहले समझने में, फिर क्वेश्चंस को उस तरह से प्रैक्टिस करने में। ये 2 मिनट का काम नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप पेपर में भूल जाएंगे अगर रट्टे लगा के जाएंगे तो, है ना? रटंत विद्या चलंत नहीं, और सीटेट में तो स्पेसिफिकली नहीं चलती, ठीक है ना? तो चलिए खैर, और देखते हैं आपके सिलेबस के बाकी पॉइंट्स को बचे हुए। वैसे तो आप मुद्दा समझ गए होंगे
कि हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में सिंपल आपको बहुत ज्यादा थियरीज नहीं पढ़नी है, हार्वर्ड गार्डनर और इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा जानना है। हार्वर्ड गार्डनर आप पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस में, लैंग्वेज एंड थॉट का एक चैप्टर है। जेंडर से एक क्वेश्चन आता ही आता है निश्चित रूप से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं से एक क्वेश्चन आएगा। असेसमेंट एंड सीसी, इससे एक क्वेश्चन आएगा। अब डायरेक्ट सीसी ना करके कि आकलन कैसे करेंगे। अब 5 नंबर का आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, हर बच्चे को साथ लेके चलना है। कैसे हर एक बच्चे की नीड्स को आप फुलफिल करेंगे, उनको एड्रेस कैसे करेंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, ऑटिज्म से इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्ग्राफिया से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आते हैं। लर्निंग डिफिकल्टीज क्या होती है, कई प्रकार की होती है। टैलेंटेड बच्चे, क्रिएटिव बच्चे, गिफ्टेड बच्चे। अब गिफ्टेड बच्चे पे पेपर 1 में भी क्वेश्चन है, पेपर 2 में भी क्वेश्चन है। पेपर 1 में सीधा दिया हुआ है, पेपर 2 में उसी को 4 स्टेटमेंट में दे दिया। तो ये जरूरी है कि हम दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे कि आसान क्वेश्चन भी करें और मुश्किल भी करें, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन आता है पेपर में। ऐसा नहीं सिर्फ मुश्किल आते हैं या सिर्फ आसान होते हैं। कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट डाले जाएंगे, कुछ इजी, कुछ डिफिकल्ट। ऐसी तो कॉम्बिनेशन बनता है जब आप क्लासरूम में पेपर भी बनाते हैं। जो लोग प्राइवेट में भी पढ़ाते होंगे या टीचिंग ट्रेनिंग में भी पढ़ा होगा, जब आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं या जिस हिसाब से आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर भी बनाना है, तो आपको पता होता है 10% डिफिकल्ट, इतने परसेंट मुश्किल, इतने परसेंट, और वैसे ही आपका पेपर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन है तो 30 के 30 मुश्किल मिलेंगे। ठीक है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 3, जिसको लर्निंग एंड पेडागोजी कहते हैं हम, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। 10 नंबर का हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कैसे सोचते हैं, सोचने में भी अलग अलग ढंग से सोचते हैं, जिसको हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह देते हैं। लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी कैसे है, ग्रुप में हम अच्छे से कैसे सीखते हैं। मोटिवेशन क्या है, इस बार भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे भी क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन क्या है, इसमें 2-3 और छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट वो तीनों इसी में समा जाते हैं, तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। अदरवाइज उनको अगर हम बात करें, इसमें अगर आप प्रॉपर वो वाला सिलेबस देखेंगे जो आपका वेबसाइट पे मिलता है, तो उसमें आपको वो बस दिखाने के लिए बढ़ाने वाली बात है टॉपिक को, अदरवाइज नीड उसकी है नहीं। जैसे आप इसमें जाएंगे तो ये देखिए, मैंने जो आपको 3 टॉपिक में निपटा दिया, उन्होंने 3 और 4 7, जबकि बात उसी में सिमट रही है। अब ये एक ही चीज में आ जाता है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, फेल क्यों होते हैं, लर्निंग क्या है, और लर्निंग अगर बच्चा फेल हो रहा है तो सिस्टम फेल हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्वर भी उसी में आ गया। तो ये छोटी छोटी सी बातें हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के चलेंगे, और चैप्टर भी पढ़ेंगे जल्दी ही। ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी